कि आने वाला 10 साल में आपको अगर वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको किधर पे निवेश करना पड़ेगा, कहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आखिर वो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए जिस प्लानिंग के तहत आप अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे। तो इस पे हम बात करेंगे। लास्ट में हम एक और भी बात बहुत ज़रूरी करने वाले हैं, उस पर आप ज़रूर गौर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम ये चीज़ देखें कि भाई हमें वेल्थ क्रिएशन करना है तो एक बात तो जान लीजिए, जितनी भी सेविंग्स स्कीम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेविंग अकाउंट, सारी सेविंग्स स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आपका वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकता है। देखिए, अगर सेविंग अकाउंट की अगर मैं बात कर लूँ तो वहाँ पर 3 से 3.25% वगैरह का आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। उसके बाद एफडी वगैरह की मैं बात करूँ तो एफडी में भी इतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको होने वाला नहीं है, 5-6% का ही वहाँ पर इंटरेस्ट देखने को मिलता है। जबकि एफडी अच्छी चीज़ है, नो डाउट, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए करें और बहुत ज़्यादा अमाउंट अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यकीनन एफडी एक बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है और अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मैं इसको ख़राब नहीं कह रहा। आरडी का भी वही हाल है, बट आरडी एफडी का कंपैरिजन मैं तो कहता हूँ कि शायद सही नहीं होगा। मुझे तो एफडी ही अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है वो आप मुझे बताइएगा। हाँ, एफडी में एक प्रॉब्लम ये होता है कि आपको इकट्ठा पैसा जमा करना पड़ता है और आरडी में ये रहता है कि थोड़े थोड़े मंथली बेसिक पे आप या क्वार्टरली बेसिक पे आप जिस हिसाब से आपको आसान हो उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन दोनों का तो मामला साफ हो गया है कि भाई सेविंग्स स्कीम जो भी है या फिर उसके बाद एफडी आरडी हो गए, यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकते हैं। उसके बाद आता है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, गोल्ड इन्वेस्टमेंट अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बट यहाँ से भी वेल्थ क्रिएशन इतना अच्छा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आ जाता है क्या, रियल इस्टेट। रियल इस्टेट की अगर हम बात करें तो रियल इस्टेट अगर वेल्थ क्रिएशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत हार्ड चीज़ है, और मैं तो ये कहूँगा कि वेल्थ क्रिएशन क्या, बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है, मतलब रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर याद रखने वाली और मेन चीज़ ये है कि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्या आपको लगता है कि आम इंसान के लिए पॉसिबल है? उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं और आपको रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाखों रुपये तो मैं कम बोल रहा हूँ, करोड़ों रुपये लग जाते हैं वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि भाई आम आदमी के लिए ये पॉसिबल हो सकता है। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट उनका नाम लेकर मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता हूं। डायरेक्ट मैं मुद्दे की बात पे आता हूं। आपके पास लास्ट में दो ऑप्शंस बच जाते हैं, एक तो शेयर मार्केट और दूसरा है म्यूचुअल फंड। सबसे पहले अगर शेयर मार्केट की बात करें तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ नॉलेज होना ज़रूरी है और दूसरी चीज़ है टाइम। मानकर चलिए कोई भी ऐसा इंसान है जो शेयर मार्केट में निवेश करना चाहता है तो उनके पास एजुकेशन इसलिए होना ज़रूरी है, जानकारी इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें पता होना चाहिए कि अच्छे शेयर्स किस तरह से पिक किए जाते हैं। दूसरी बात, आने वाला फ्यूचर में अगर वो शेयर खरीद भी लेता है तो आने वाला फ्यूचर में उसे शेयर के बारे में खुद से डिसीज़न लेने पड़ सकते हैं, बहुत सारा ताम झाम करना पड़ सकता है, और जिसके लिए नॉलेज चाहिए। अच्छा, नॉलेज लेने से या फिर नॉलेज हो जाने से क्या सिर्फ काम चल सकता है? ये सब करने के लिए आपके पास टाइम भी तो होना चाहिए। तो टाइम भी आपके पास मतलब कि होना ही चाहिए। ये 2 चीज़ें अनिवार्य है अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो। अब उसके बाद अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो इसका मतलब कि आप शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वेल्थ क्रिएशन के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या बाकी रह जाता है? सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में अब 10 साल के लिए हमें किस तरह की प्लानिंग करना चाहिए या 10 साल के लिए हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, म्यूचुअल फंड में हर वो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर सकता है जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ये ज़रूरी नहीं कि उसके पास टाइम होना चाहिए, नहीं, आपके पैसे को मैनेज करने के लिए अच्छे खासे एजुकेटेड एक्सपर्ट हैं फंड मैनेजर के रूप में जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। समझ रहे हैं? वहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है कि हमारे फंड के साथ क्या
हो रहा है, क्या चल रहा है, या फिर हमें किस फंड में रहना है, किस फंड से एग्जिट करना है, ये सारे टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और बात रही एजुकेशन की, तो वो भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको तो मैनेज करना नहीं है फंड, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी होना ज़रूरी है। एटलीस्ट इतना तो जानकारी होना ज़रूरी है जिससे आप एक अच्छे फंड का सिलेक्शन कर सकें। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि लास्ट में मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात करने वाला हूँ। देखिए, अगर हम बात करें कि नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, आने वाला 10 साल के लिए अगर मुझे वेल्थ क्रिएशन करना है तो मुझे किस तरह के फंड्स में निवेश करना पड़ेगा, तो लोग जनरली बोल देते हैं कि भाई इक्विटी में निवेश करना पड़ेगा। ये बात हकीकत है कि इक्विटी में निवेश करना पड़ेगा नेक्स्ट आने वाला 10 साल के लिए, अगर मकसद वेल्थ क्रिएशन है। तो अगर मकसद कुछ और है या फिर आपकी एज कुछ और हो चुकी है तो वहाँ पर आप डायरेक्ट इक्विटी में तो नहीं जा सकते हैं ना। मान कर चलिए कि आपकी उम्र 50 साल 55 साल हो चुकी है और आप आने वाला 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप इक्विटी में ही जाए और वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि वेल्थ क्रिएशन ही मकसद हो। सीधा लोग ये समझ लेते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए हमें निवेश करना है तो मतलब इक्विटी में चले जाओ। नहीं, मैं ये चीज़ सही नहीं समझता हूँ और मेरे हिसाब से ये चीज़ सही नहीं है। आपको आने वाला 10 साल के लिए निवेश करना है तो आप ये देखिए कि आप निवेश किस लिए कर रहे हैं। मानता हूँ लॉन्ग टर्म है, लेकिन आप ये देखिए कि निवेश आप किस लिए कर रहे हैं। और दूसरी बात ये देखिए कि आपकी एज क्या है, क्योंकि आपकी एज के ऊपर भी आपका डिसीजन डिपेंड करता है कि आप किस तरह के फंड्स में निवेश आपको करना चाहिए और किस कैटेगरी के फंड्स में निवेश करना चाहिए। अब सीधा मैं अगर आपको ये बोल दूं कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए आपको निवेश करना है, 10 साल 15 साल के लिए आपको निवेश करना है, तो आप ऐसा करें इक्विटी में निवेश कर दें, तो मुझे ये मुनासिब नहीं लगता है। अब आपको किस एज में किस तरह के फंड सेलेक्ट करना चाहिए, ये चीज़ अगर आपको पता नहीं है, जानना चाहते हैं डिटेल्स में, तो आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर जाकर देखिए। इस वीडियो को आपने देख लिया, इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए। मुझे लगता है आई थिंक कि आपको बहुत हेल्प मिल सकता है कि आप अपने एज के अकॉर्डिंग ये डिसीज़न ले पाएंगे कि आपको किस तरह के फंड्स में किस एज में निवेश करना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं। और इसी तरह फिनेंस से रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।